एपीआईज एपीआईज क्या होती हैं और एपीआईज को क्यों यूज़ किया जाता है? एपीआई को समझने के लिए एपीआई हम ऐसे समझ सकते हैं कि हमारा फ्रंट हैंड को जो भी डेटा रिक्वायर्ड है वो क्या करेगा, बैकएंड से मांगेगा। ठीक है। अब बैकएंड से मांगने के लिए उसको कोई ना कोई कम्युनिकेशन चाहिए बीच में। ठीक है। कोई ना कोई बातचीत होनी चाहिए, उसके ज़रिए वो डेटा फ्रंट एंड पे वापस आएगा। अच्छा, देखो रिक्वेस्ट होती है हमारे पास, एपीआई जो होती है ना, ये भी रिक्वेस्ट ही होती हैं जो कि सर्वर के ऊपर जारी होती हैं। लेकिन दो तरह की रिक्वेस्ट होती हैं। एक तो रिक्वेस्ट वो है कि जब आप ब्राउज़र पे लिखते हो, फॉर एग्जांपल www.facebook.com और इंटर आपने लिखा, ठीक है, तो एक रिक्वेस्ट फेसबुक के सर्वर पे जाएगी जो कि क्या करेगी, इनिशियल पेज फेसबुक का लेकर आ जाएगी। एक तो ये रिक्वेस्ट है। ठीक है। दूसरी रिक्वेस्ट क्या हो सकती है? दूसरी रिक्वेस्ट ये हो सकती है कि आप फेसबुक पे स्क्रॉल कर रहे थे, आपने अपने किसी दोस्त की पोस्ट को देखा और आपने लाइक कर दिया। ठीक है, आपने लाइक कर दिया, उससे क्या होगा, आपका जो ब्राउज़र है वो बिहाइंड द सीन एक रिक्वेस्ट सर्वर पे भेजेगा और सर्वर को इन्फॉर्म करेगा कि इस बंदे ने इस बंदे की पोस्ट को लाइक किया है। तो ये दो तरह की रिक्वेस्ट हो गई ना। ठीक है। ये जो दूसरी तरह की रिक्वेस्ट है इसको एजेक्स कहते हैं। हम क्या कहते हैं? एजेक्स। जब जावास्क्रिप्ट नई नहीं आई थी उस टाइम पे जावास्क्रिप्ट के अंदर एजेक्स नहीं थी। ठीक है। एजेक्स क्या होता है? एजेक्स जो सीन है, मतलब उस टाइम पे क्या होता था जब जावास्क्रिप्ट नई नहीं आई थी, तो उस टाइम पे होता था कि आपका कोई भी पेज है, ब्राउज़र से जब भी आपकी सर्वर की कम्युनिकेशन होगी तो हर बार पेज रीलोड होगा। पेज का रीलोड रिक्वायर्ड है कम्युनिकेशन करने के लिए। ठीक है। यानी अगर आप एक पेज पे हो, एक पेज से आपने कोई फॉर एग्जांपल ईमेल लिखी और उसको सेंड कर दिया, ठीक है, तो अब उस ईमेल का जो भी डेटा आपने लिखा था उसको सर्वर पे भेजने के लिए पेज का रीलोड रिक्वायर्ड है अभी भी। बल्कि आप देखोगे कि HTML का फॉर्म आपने देखा है, फॉर्म एलिमेंट HTML में होता है ना, जब आप फॉर्म पे सबमिट होता है, सबमिट पे क्लिक कर दो तो क्या होता है पता है? रीलोड हो जाता है। क्यों रीलोड होता है? वो उसी बिहेवियर पे आज तक चल रहा है। डिफ़ॉल्ट बिहेवियर उसका वही है कि रिक्वेस्ट भेजने के लिए मुझे पेज को रीलोड करना है। ठीक है। अच्छा, बाद में एजेक्स इंट्रोड्यूस हुई और क्या कहते हैं, एजेक्स ने ये कॉन्सेप्ट दिया कि हमें जावास्क्रिप्ट के अंदर इस तरह की रिक्वेस्ट होनी चाहिए जावास्क्रिप्ट में कि जिसमें हम बगैर पेज को रीलोड किए बिहाइंड द सीन्स कोई रिक्वेस्ट सर्वर के ऊपर भेजें और उससे रिस्पॉन्स मंगवा लें। ठीक है। बिहाइंड द सीन्स का मतलब समझ में आया? यानी पेज यूज़र को ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं हुआ, यूज़र के सामने कोई इफेक्ट नहीं आएगा। ठीक है। और वो रिक्वेस्ट चली जाएगी पीछे, या बहुत ज़्यादा से ज़्यादा होगा तो कोई लोडिंग स्क्रीन वगैरह, लोडर वगैरह इस तरह का दिखा देंगे यूज़र को, लेकिन पेज रीलोड नहीं करवाएंगे। तो इन चीज़ों के लिए, अच्छा, अब उसके बाद फिर इस पर प्रोग्रेस होती गई। फिर जो है ना, इसी चीज़ को APIs का नाम दिया गया, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है। ये सारी चीज़ें सर्वर और जो क्लाइंट है आपका, यानी फ्रंट एंड, इन दोनों की कम्युनिकेशन के लिए। अभी तक हमने जो नेक्स्ट जेएस के ऊपर जितनी भी चीज़ें देखी हैं उसमें क्या हो रहा है, रिक्वेस्ट हम हिट करते हैं तो एक पेज हमारे पास आके रेंडर होता है। ऐसे ही है ना, पूरी HTML CSS जावास्क्रिप्ट के साथ वो पेज आके रेंडर हो जाता है। अब हम नेक्स्ट जेएस पे APIs बनाएंगे कि जिसमें हम अच्छा, यूज़ तो हमने इसमें कर ली ऑलरेडी। वो जो मैंने आपको जेसन प्लेस होल्डर वाला एक लगा के दिखाया था ना फैच के अंदर, जिससे हम डेटा फैच कर रहे थे, वो बेसिकली API ही है, बस वो जेसन प्लेस होल्डर के सर्वर से कम्युनिकेट कर रही थी। नेक्स्ट जेएस हमें ये ऑप्शन देता है कि नेक्स्ट जेएस पे रहते हुए ही आप अपनी APIs बना भी सकते हो। ठीक है। यूज़ करना हमें आता है, अब हम APIs बनाएंगे। ठीक है। अच्छा, ये वाला जो बिहेवियर है ये प्योरली सर्वर का बिहेवियर है, यानी APIs जब भी बनती हैं ये कहाँ बनती हैं? सर्वर के ऊपर बनती हैं आपकी। ठीक है। अब नेक्स्ट जेएस जो है वो, क्योंकि सर्वर भी है एक तरह का ना, सर्वर साइड कोड हम लिख रहे हैं ना इसके अंदर सारा, तो सर्वर भी है, इसलिए ये APIs भी प्रोवाइड करता है। अब आप चाहो तो नेक्स्ट जेएस के अंदर ही APIs बना के भी उसको यूज़ कर सकते हो, और अगर आप चाहो, अगर आपका कोई और सर्वर है, अलग सर्वर है, तो उसके साथ भी इसको कम्युनिकेट करवा सकते हो। ये ऑप्शनल चीज़ है नेक्स्ट जेएस के अंदर। अब ये जो नेक्स्ट जेएस है इसके अंदर APIs कैसे बनती हैं, आपने जब नेक्स्ट जेएस का फोल्डर बनाया होगा आपने API का फोल्डर देखा होगा जो कि हमेशा आपके पास होता है। API के अंदर हमारे पास अगर हम देखें तो हमारे पास बाय डिफ़ॉल्ट एक hello.js की फाइल रखी हुई है। अगर हम इसको ओपन कर लें, ठीक है, तो यहाँ पे एक हैंडलर फंक्शन बना हुआ है। ठीक है। वही एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट फंक्शन
ठीक है, उसका नाम इन्होंने हैंडलर दिया है। इसमें दो चीज़ें हमारे पास आती हैं, कोई भी एपीआई हो, ठीक है, वो दो चीज़ों पे चलती है, एक रिक्वेस्ट और रिस्पॉन्स। यानी हर चीज़ में, हर एपीआई के अंदर यही देखा जाता है कि क्या रिक्वेस्ट हमसे हमारे पास आई है और हमें क्या रिस्पॉन्स इसका देना है। और इसके अलावा इसके बाद फिर यहाँ पे रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस और डॉट जेसन, यानी ये कहना चाह रहा है कि इन्होंने यहाँ पे रिस्पॉन्स करवा दिया, एक जेसन रिस्पॉन्स करवाया है, जिसके अंदर इन्होंने एक ऑब्जेक्ट को जेसन के तौर पे भेज दिया, जिसमें अभी फ़िलहाल आ रहा होगा नेम और जॉन डो। अच्छा, अब इस एपीआई को चलाना है, इसको चलाएंगे कैसे, एग्जीक्यूट कैसे करेंगे? हमारे पास जो नेक्स्ट जेएस का सर्वर चल रहा है वो चल रहा है लोकल होस्ट 3000 के ऊपर, ठीक है। 3000 के ऊपर जब भी हम एपीआई चलाएंगे तो हम क्या आगे क्या लिखेंगे, /API। एपीआई के बाद क्या होगा, हमारी जो भी फाइल का नाम है, ठीक है, जो कि अभी फिलहाल हेलो है, तो मैं क्या कहूँगा एपीआई के बाद, ठीक है भाई, आ गया जेसन, सही है। ये जेसन डेटा उसने एपीआई के जरिए हमें भेजा, सही है। इस जेसन डेटा को हम अपने फ्रंट एंड में मंगवाएंगे और इसको यूज़ करेंगे, लिस्ट बनानी हो या कहीं पे कोई डेटा दिखाना हो हमें, जो भी होगा डेटा, ये वो डेटा को दिखाएंगे, शो करवाएंगे। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको मॉडिफाई करेंगे और इसमें कुछ डेटा रखने की कोशिश करेंगे और अपने मतलब का कुछ डेटा मंगवाएंगे, ठीक है। हम जो ई कॉमर्स वाला जो हमारी एग्जाम्पल है उसको लेके चल रहे हैं, तो हम ई कॉमर्स के ऊपर ही रहेंगे। अभी हम ये करते हैं कि हम कुछ एपीआईज बनाते हैं और उन एपीआईज के अंदर हमने काम ये करना है कि एक एपीआई हमारी बनेगी प्रोडक्ट्स लिस्ट की, ठीक है, जो कि हमें क्या दे दे, सारे के सारे प्रोडक्ट्स की लिस्ट दे दे। अब ये जो hello.js की फ़ाइल है इसकी मुझे नीड नहीं है, इसलिए इसको मैं, बल्कि इसमें ये करते हैं कि एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेते हैं, प्रोडक्ट्स, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे भी फोल्डर का काम उसी तरीके से रहेगा जैसे हमारे पेजेस के अंदर था ना, यानी अगर प्रोडक्ट्स के अंदर मैं index.js के नाम से फाइल बना दूँ तो मेरा एपीआई राउट पता है क्या बनेगा, लोकल होस्ट 3000/API/product/, ठीक है। और प्रोडक्ट्स के जो डायरेक्टरी मेरी है इसके अंदर मैंने अगर कोई डायनामिक पाथ बना दिया तो /products के आगे / वो जो उसका डायनामिक पाथ जो भी आगे है वो आ जाएगा, सही है। अच्छा, तो मैंने प्रोडक्ट्स बना दिया और प्रोडक्ट्स के अंदर मैं एक काम करता हूँ, इसी को मूव करा देता हूँ, hello.js को मूव करवा देते हैं और इसको रीनेम कर देते हैं index.js, ठीक है। और मैं यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ अभी एक एरे से, ठीक है, एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स होगा ये, सही है, प्रोडक्ट्स के लिए ना। एक प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या चीज़ें आ सकती हैं, टाइटल आ सकता है, ठीक है, टाइटल आ गई, इसमें डिस्क्रिप्शन आ गया, और क्या क्या आ सकता है। अच्छा, इसके अंदर फिलहाल हम आईडी के तौर पे 1 रख रहे हैं अभी, ठीक है, और इसमें आ सकता है प्राइस, इसी को रेप्लिकेट करके मोबाइल की जगह हम टीवी कर लेते हैं, ये 800 USD हो जाएगा और आईडी हमारी हो जाएगी 2, सही भाई। अब अगर मैं आता हूँ यहाँ पे तो अब ये /hello के ऊपर चलेगा, रीलोड करते हैं, पेज नॉट फाउंड पे आ गए हम, ठीक है। अच्छा, पेज नॉट फाउंड यानी वही 404, और एपीआई के आगे अब मैं क्या लगाऊंगा, /product/index आएगा ना, नहीं सिर्फ स्लैश आएगा, ठीक है भाई। आगे हमारे पास डमी डेटा जो हमने रखा था अभी, सही है भाई। यानी इसका मतलब ये है कि लिस्ट वाली एपीआई बस हमारी बन गई, इतना सा काम था, ठीक है। अच्छा, अब इसके अंदर एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है कि इस तरह की जो एपीआई अभी जो मैंने बनाई है ना, ये चलनी चाहिए गेट के ऊपर। मेथड्स होते हैं ना रिक्वेस्ट के, कितने होते हैं पता है, 5 होते हैं। सबसे पहले गेट, ठीक है, उसके बाद पोस्ट। गेट होता है किसी भी डेटा को रीड करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर आ गई पोस्ट, पोस्ट होता है डेटा को क्रिएट करने के लिए, ठीक है। उसके बाद फिर हमारे पास क्या होता है, पुट, पुट होता है डेटा को अपडेट करने के लिए। उसके बाद फिर हमारे पास होता है पैच, पैच किस लिए होता है,
डेटा को पार्शली अपडेट करने के लिए, ठीक है। यानी अगर फॉर एग्जांपल कोई ऑब्जेक्ट है मेरा प्रोडक्ट्स का, अगर मेरी कोई रिक्वेस्ट जाती है जो कि पूरे के पूरे उस ऑब्जेक्ट को रिप्लेस करके नया ऑब्जेक्ट वहाँ पे रख देती है, तो मेरे पास रिक्वेस्ट होगी पुट की, ठीक है। लेकिन अगर मेरे पास उस प्रोडक्ट की मैंने सिर्फ प्राइसिंग को अपडेट करना है, बाकी सारी चीज़ें सेम रहेंगी, तो फिर पैच, ठीक है। अच्छा, अब ये कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपने जो पुट और पैच है ना, इसके अंदर इसी तरीके से इसको यूज़ करना है। बहुत से लोग अब काम ये करते हैं कि कोई एक ही टाइप की रिक्वेस्ट बनाते हैं, उससे दोनों ही काम कर लेते हैं, ठीक है। यानी पुट से दोनों काम हो सकते हैं, ठीक है। वो कहीं पे आपको कोई एरर नहीं आएगा इस चीज़ के ऊपर। उसके बाद फिर हमारे पास आती है डिलीट की रिक्वेस्ट, जो कि नाम से ही जाहिर कर रही है क्या कर रही है, डेटा को रिमूव करने के लिए या डिलीट करने के लिए, ठीक है। अच्छा, तो अभी ये जो हमारी रिक्वेस्ट है, ये हमारी कौन सी टाइप पे चलेगी? पांचों पे चलेगी, ठीक है। मैं पुट की रिक्वेस्ट भेजूँ, मैं मेथड जो है ना क्या कहते हैं पोस्ट की भेजूँ, कुछ भी भेजूँ, ये मेरे को यही डेटा ला के रिटर्न करता रहेगा, जो कि ठीक चीज़ नहीं है, ठीक है। मुझे इसको स्टॉप करना है, इसको रोकना है, इसको प्रिवेंट करना है कि ये सिर्फ और सिर्फ गेट के ऊपर ही चले, कोई और रिक्वेस्ट आए तो उसके ऊपर ये काम ना करे। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पे एक इफ़ की कंडीशन लग जाएगी, इफ़। अच्छा, अब मेरे पास यहाँ पे ऊपर रिक्वेस्ट मौजूद है, इस रिक्वेस्ट के ज़रिए मैं रीड कर सकता हूँ कि मेरे पास जो रिक्वेस्ट का मेथड है वो क्या है। कैसे? रिक्वेस्ट डॉट मेथड, ठीक है। क्या होना चाहिए? अगर रिक्वेस्ट का मेथड गेट है तो फिर क्या करो, रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस, ये सारा काम हमारा हो जाएगा, ठीक है। या बल्कि और एक काम करते हैं, ये यहाँ पे बहुत बड़ा हो रहा है, खिचड़ी पकड़ी है, इसलिए हम एक काम ये करते हैं, ठीक है। ऊपर हमने कांस्टेंट बना लिया प्रोडक्ट्स का, और यहाँ पे सिर्फ उसको मेंशन कर देते हैं, सही है। अच्छा, और यहाँ पे अब अगर वो इफ़ के चेक के बाहर आ गया, ठीक है। अच्छा, और यहाँ पे एक काम ये भी करना है, यहाँ पे रिटर्न लगा देना है, ताकि अगर ये वाली लाइन चली जाए ना तो फिर वो इफ़ के चेक के बाहर ना जाए, ठीक है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, सिंपली रिटर्न यहाँ पे भी करवा देंगे, ठीक है। और यहाँ से क्या होगा, हमारे पास एक तो रिस्पॉन्स डॉट स्टेटस था, स्टेटस हमारा 200 का मतलब क्या होता है पता है? ओके, ठीक है। और यहाँ पे क्योंकि अब हम चाह रहे हैं कि वो गेट के अलावा किसी और पे ना चले, तो हम इसको 404 करके डॉट सेंड करवा देंगे, बस, ठीक है भाई। अब क्या होगा, ये गेट के अलावा किसी और रिक्वेस्ट पे नहीं चलेगा। अब यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, एक चीज़ आएगी, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये लिस्ट बनाई है, ठीक है। अब लिस्ट के साथ साथ मैंने प्रोडक्ट्स के अंदर ही एक नई फाइल बनानी है, प्रोडक्ट आईडी डॉट जेएस। इसको स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों रखा मैंने, डायनामिक बनाना है इसको, ठीक है। प्रोडक्ट आईडी मुझे नहीं पता क्या होगी, लेकिन जो भी हो आना इस पेज पे चाहिए, सही है। अच्छा, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है, एक प्रॉब्लम ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे कोई प्रोडक्ट आईडी मिले, जैसे मेरे पास इसी तरह का एक फंक्शन है, ठीक है। और मैं चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मुझे रिक्वेस्ट के अंदर जो मिलेगी, मैं डीस्ट्रक्चरिंग करवा रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट क्वेरी के अंदर से, ठीक है। मुझे यहाँ पे मिल जाएगी प्रोडक्ट आईडी। और अब मैंने क्या करना है कि ये जो प्रोडक्ट्स वाला जो एरे है, इसके अंदर से आईडी की बिहाफ पे मैंने वो प्रोडक्ट को ढूंढना है। और मैं चाह रहा हूँ कि क्योंकि ये डिटेल्स पेज है, तो इस वजह से यहाँ पे मैं सिर्फ उस प्रोडक्ट की इन्फॉर्मेशन भेजूँ जो मेरे पास आई है। प्रॉब्लम क्या है कि प्रोडक्ट्स का जो डेटा है वो सारा कहाँ रखा हुआ है, वो तो दूसरी फाइल में रखा हुआ है। अब या तो ये करूँ कि यहाँ से इसको एक्सपोर्ट करवाऊँ, वहाँ पे इंपोर्ट करूँ, ठीक है। या तो फिर एक काम इसके लिए और ये भी कर सकते हैं कि इस डेटा के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल जगह कहाँ है, क्या है, डेटाबेस, है ना। ये डेटा तो डेटाबेस में होना चाहिए, बात समझ में आ रही है। अच्छा, एक क्वेश्चन आप लोगों से मेरा ये है, मुझे ये बताओ कि डेटाबेस को हम लोग डायरेक्टली फ्रंट एंड पे क्यों नहीं लगा देते, कि फ्रंट एंड से खुद ही, जैसे अभी यहाँ से भी हम डेटाबेस लगाएंगे और डेटाबेस से डेटा मंगवाएंगे,
ठीक है, और वो एपीआई के ज़रिए वो डेटा फिर जाएगा। हम फ्रंट एंड पे ये काम कर ले कि भाई डायरेक्टली डेटाबेस से मंगवा लो, ऐसा क्यों नहीं करते? इसका वाहिद जो आंसर है वो है सिक्योरिटी। ठीक है, क्या रीज़न है, जब भी आप फ्रंट एंड के ऊपर आपकी कोई भी इम्प्लीमेंटेशन जाती है, चाहे वो डेटाबेस की हो, कुछ भी हो, कोई भी इम्प्लीमेंटेशन हो, क्या प्रॉब्लम होती है कि आपको जब आपने फ्रंट एंड पे उसको भेज दिया तो मीन्स के कोई भी अब उसका कोड रीड कर सकता है। कैसे? व्यू पेज सोर्स में जाके या कंसोल खोल के सोर्सेज वाला जो टैब होता है वहाँ पे जाके आपके सारा कोड वहाँ लिखा हुआ होता है। सही है ना? तो बहुत ज़्यादा चांस है कि जो भी आप फ्रंट एंड पे जो भी चीज़ें एक्सपोज कर रहे हो वो लोगों के हाथ में पब्लिकली गई हुई हैं। सही है? तो हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं कि वो जो हमारा जो डेटाबेस होता है उसको हम कॉन्फ़िगर करते हैं सर्वर के ऊपर। ठीक है, और सर्वर से एपीआईज़ प्रोवाइड करते हैं। अब आप सोचोगे कि सर बात तो एक ही हो गई। ठीक है, एक ही बात हो गई ना, हम डायरेक्टली उसको वहाँ पे लगाते या एपीआईज़ के ज़रिए करते, डेटा तो दोनों सूत्रों में जा रहा है। तो सीन ये होता है कि जब आप एपीआईज़ लगाते हो तो एपीआईज़ के ऊपर बीच में आ जाती है ऑथेंटिकेशन। ठीक है, ऑथेंटिकेशन आ जाती है, और ऑथेंटिकेशन जो कि अभी हम अगली क्लास के अंदर देखेंगे इसमें कैसे होती है। ऑथेंटिकेशन लगा के हम ये चेक कर लेते हैं कि यूज़र को इस डेटा का एक्सेस है भी कि नहीं। अगर यूज़र को इस डेटा का एक्सेस है तभी एपीआई के अंदर वो डेटा जाएगा, वरना नहीं जाएगा। ठीक है, तो ये एक सिक्योरिटी लेयर होती है जो कि हम बीच में ऐड करते हैं। इस वजह से हमेशा डेटाबेस से कम्युनिकेशन किसकी होती है? बैकएंड की, यानी सर्वर की। ठीक है, क्लाइंट साइड से नहीं होती, कभी भी फ्रंट एंड से नहीं होती। सही है? अच्छा, अब यहाँ पे देखो, अभी हमने कोई डेटाबेस वगैरह पढ़ा तो है नहीं, ठीक है, लेकिन मैं आपको एक इम्प्लीमेंटेशन इसकी बताता हूँ जिसके ज़रिए हम लोकल डेटाबेस के ऊपर रहते हुए ही हम अपने सिस्टम के अंदर ही या अपने प्रोजेक्ट के अंदर ही लोकल डेटाबेस बनाएंगे और उस लोकल डेटाबेस के ज़रिए डेटा को रखवाएंगे और उसमें से डेटा से निकलवाएंगे। सही है? देखते हैं। अच्छा, डेटा रखने के लिए सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये जो एक मेरा मेन जो था फाइल का जो मेरा वो है, वहाँ पे रूट पे मैं एक नया फोल्डर क्रिएट कर लेता हूँ डेटा के नाम से। ठीक है, और डेटा के अंदर मैंने फॉर एग्जांपल जो भी अभी अपना डेटा स्टोर करना था उसके लिए एक नई फाइल क्रिएट कर लेता हूँ, प्रोडक्ट्स डॉट जेसन। अब मैंने क्या करना है, इस फाइल के अंदर मैंने स्टोर करवाना है। अच्छा, इसके अंदर फ़िलहाल के लिए मैं अभी एम्प्टी एरे रख के स्टोर कर देता हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं अभी अब कुछ फंक्शंस बनाऊँगा जिस फंक्शंस के ज़रिए मैं इस फाइल के अंदर अपने डेटा को राइट करवाऊँगा। ठीक है, अब हम जो काम करेंगे वो समझ लो एक तरह से हम नोड जेएस के सर्वर पे खड़े हुए हैं। तो नोड जेएस के सर्वर के अंदर रहते हुए फाइल के अंदर रीड करना राइट करना पॉसिबल है। ठीक है, आप ये सारे काम कर सकते हो। कैसे करोगे, आ जाओ देखते हैं। अच्छा, अब इसके लिए अगर मैं चाहूँ तो वो जो पूरी की पूरी क्वेरी है, यानी जो मेरा डेटा को राइट करने के फंक्शंस हैं, रीड करने के फंक्शन हैं, सारे मैं इसी फाइल के अंदर भी लिख सकता हूँ। लेकिन ये चीज़ ठीक नहीं होगी। ठीक है, क्यों? क्योंकि ये वाली जितनी भी चीज़ें होती हैं ये सारी की सारी जो है वो क्या कहते हैं, मेरे एक्चुअल पेज को, यानी ये जो मेरा राउट वाला जो पेज है एपीआई वाला, इसको गंदा करेंगी। ठीक है, जो कि अननेसेसरी यहाँ पे इस तरह की चीज़ों के लिए हम बनाते हैं सर्विस। क्या बनाते हैं? सर्विस। सर्विस क्या होती है? सर्विस बेसिकली हेल्पर फंक्शंस होते हैं जो कि जिसमें हम अपने फंक्शंस बना बना के रख लेते हैं, और बाद में जो एपीआई वाली जो फाइल्स होती हैं वहाँ पे सिर्फ फंक्शंस को हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं बस। ठीक है, तो हम यहाँ पे एक काम ये करते हैं कि यहाँ पे मैं एक नया फोल्डर बना लेता हूँ सर्विसेज के नाम से। ठीक है, मेरी जो अभी वैसे मल्टीपल सर्विसेज हमारे पास हो सकती हैं। मेरी जो पहली सर्विस अभी यहाँ पे बनने जा रही है वो किसके हवाले से बनेगी? प्रोडक्ट्स डॉट जेएस के नाम से एक फ़ाइल मैंने बना ली, और यहाँ पे मेरी क्या हो जाएगी, यहाँ पे ये जो फाइल है मेरी, ये सर्विस की फ़ाइल है, प्रोडक्ट सर्विस। ठीक है, इसके अंदर मैं हेल्पर फंक्शन बनाऊंगा। ठीक है, और ये वाले जो हेल्पर फंक्शन है वो मैं यूज़ करूँगा अपने एपीआई वाली फाइल्स के अंदर। तो फॉर एग्जांपल मुझे अभी जो फाइल बनानी है, वो अभी जो मैंने बनाना है वो मैंने ये बनाना है कि वो जो ये जो मैंने अभी डेटा के अंदर जेसन की फ़ाइल बनाई थी ना, यहाँ पे प्रोडक्ट डॉट जेसन। ठीक है, इसके अंदर से मुझे डेटा रीड करके लेकर आ जाए। ठीक है, यानी इसके अंदर अभी करंटली क्या डेटा पड़ा हुआ है वो मुझे ला के दे दे, इस फाइल को रीड करके कि इस फाइल में क्या रखा हुआ है। बात समझ आ रही है? कैसे करेंगे, आ जाओ। गेट ऑल के नाम से हमने बना दिया।
क्योंकि प्रोडक्ट्स की फाइल के अंदर हम ऑलरेडी हैं, तो प्रोडक्ट्स डॉट गेट ऑल करके ये चल जाएगा। ये बनेगा फंक्शन। ठीक है भाई, गेट ऑल क्या करेगा? गेट ऑल सबसे पहले तो यहाँ पे हमें फाइल को रीड करना है, और फाइल को रीड करने के लिए हमारे पास एक मॉड्यूल होता है, क्योंकि अभी हम पूरा सर्वर के ऊपर ही काम कर रहे हैं, तो सर्वर के अंदर ही अवेलेबल होगा। अगर आप ये क्लाइंट साइड पे जाओगे, पेजेस के अंदर लगाओगे, तो शायद वहाँ पे आपको कंपोनेंट के अंदर ना मिले, बाहर तो मिल जाएगा, कंपोनेंट के अंदर नहीं मिलेगा, ठीक है, कहीं पे भी। तो ये याद रखना पड़ेगा कि नेक्स्ट जेएस पे हमेशा कब काम करते वक्त हम सर्वर साइड पे काम कर रहे हैं और कब काम करते वक्त हम क्लाइंट साइड पे काम कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे अभी क्योंकि ये जितनी भी सर्विसेज हैं मेरा, ठीक है, ये डेटा हो गया या एपीआई का फोल्डर हो गया, ये सारा का सारा किस पे काम कर रहा है? सर्वर पे काम कर रहा है, ठीक है। यहाँ तक कि पेजेस के अंदर भी वो जो मैंने आपको दिखाया था, गेट सर्वर साइड प्रॉप्स, गेट स्टैटिक प्रॉप्स, ये सब कब एग्जीक्यूट होते हैं? सर्वर पे एग्जीक्यूट होते हैं, ठीक है। अच्छा, तो इसके अंदर ही मैं क्या कर सकता हूं, मुझे करना है यहाँ पे एफएस, सही है। एफएस का मतलब है यहाँ पे फाइल सिस्टम, ठीक है। फाइल सिस्टम ये आपको क्या करता है? आपके सिस्टम में जहाँ पे भी सर्वर चल रहा होता है उसका एक्सेस आपको लाके देता है। आपको किसी भी फाइल को, डेटा को देखना है, रीड करना है, राइट करना है, उसमें ये सारे के सारे काम आप किसके जरिए करोगे? एफएस के जरिए, ठीक है। और एफएस के जरिए फाइल को रीड करवाना बहुत आसान है, लेकिन एफएस पे काम करने से पहले मुझे अभी एक और चीज़ चाहिए होगी, और वो क्या है? वो है पाथ। पाथ का जो मॉड्यूल है, ये हमें किसी भी फाइल की पाथ बना के देता है, ठीक है, कि आपकी एक्चुअल फाइल जो है वो किस जगह पे रखी हुई होगी, क्योंकि एफएस को पाथ की ज़रूरत पड़ती है, वरना वो फाइल तक पहुंचेगा कैसे? हम कौन सी फाइल मंगवाना चाह रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब पाथ का मॉड्यूल के ज़रिए अगर हम अभी पाथ बना लेते हैं अपना फाइल का, कांस्टेंट फाइल पाथ इक्वल्स टू पाथ डॉट ज्वाइन, ठीक है। ज्वाइन का मेथड क्या करता है? यहाँ पे आप कॉमा कॉमा करके दोगे तो वो आगे स्लैश खुद ही लगा देता है, ठीक है। अब आप बोलोगे कि सर हम स्ट्रिंग से कॉनकैटिनेट करके भी तो स्लैश लगा सकते थे, है ना। लेकिन सीन ये होता है कि कुछ विंडोज़ के अंदर बैक स्लैश चलता है, कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम में, और कुछ में फॉरवर्ड स्लैश चलता है फाइल की डायरेक्टरी के लिए। तो पाथ डॉट ज्वाइन जो है ये खुद ही चेक कर लेगा कि अभी आप कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम में आपका सर्वर चल रहा है, और उसी के ज़रिए खुद ही करेगा, ठीक है। ज़रूरी नहीं है आपका सर्वर हमेशा विंडोज़ पे ही चले, कभी लिनक्स पे चल सकता है, कभी मैक ओएस पे भी चल सकता है, ठीक है। तो ये हमेशा खुद ही इस चीज़ को देख लेता है कि अभी हम कौन से ऑपरेटिंग सिस्टम पे, और उस हिसाब से आपकी पाथ बनाता है, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर अब सबसे पहले कौन सी चीज़ आती है? प्रोसेस डॉट सी डब्ल्यू डी, ठीक है। प्रोसेस एक ग्लोबल वेरिएबल है, इसको रिक्वायर करने की ज़रूरत नहीं है, आपको नोड जेएस में अवेलेबल होता है, और उसमें सी डब्ल्यू डी का फंक्शन होता है। सी डब्ल्यू डी मतलब करंट वर्किंग डायरेक्टरी, ठीक है। करंट वर्किंग डायरेक्टरी मतलब ये है कि मुझे माई ऐप तक का पाथ, यानी मेरी जो डी फाइल डी के अंदर रखा हुआ है, सी के अंदर जहाँ पे भी रखा हुआ है, जिस ड्राइव के अंदर भी, वहाँ से लेके माई ऐप तक का पाथ मुझे ला के दे देगा। और समझ में आई? अब मुझे वहाँ से किधर जाना है? यहाँ पे मेरे इसके इस फोल्डर के अंदर मेरे पास कौन सा फोल्डर है? डेटा का, और उसके बाद प्रोडक्ट्स डॉट जेसन, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा? डेटा स्लैश हमने लगाना नहीं है, स्लैश से खुद ही लगाएगा, हम कॉमा कॉमा लगा के देते हैं बस, ठीक है। प्रोसेस डॉट सी डब्ल्यू डी कॉमा डेटा कॉमा प्रोडक्ट्स डॉट जेसन। अच्छा, अब फाइल पाथ हमारी बन गई। अब मैं क्या करूँगा? गेट ऑल के अंदर मैंने क्या करना है? मैंने एफ एस डॉट रीड फाइल सिंक, ठीक है, और इसको हम क्या दे देंगे? और ये हमें क्या रिटर्न करेगा? और console डॉट लॉग करवा के हम देख सकते हैं कि हमारे पास, अच्छा, इसको अभी हमें पार्स करना पड़ेगा, ठीक है। जेसन डॉट पार्स के अंदर इसको दे देंगे ताकि ये पार्स हो जाए, और ये करने के बाद अब जो है वो हमें देखना चाहिए कैसे। अब यहाँ हम ये करते हैं कि जो गेट ऑल वाला फंक्शन है यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम, यानी इसका मतलब ये है कि हम इसको अपनी इंडेक्स डॉट जेएस के अंदर इंपोर्ट कर सकते हैं। तो इंपोर्ट करेंगे कैसे? यहाँ पे ये जो प्रोडक्ट्स आ रही है, बल्कि एक काम ये करते हैं कि प्रोडक्ट्स को ऐसे ही रहने देते हैं, console डॉट लॉग करवा लेते हैं इसके अंदर, ठीक है, या इस फंक्शन को कॉल करवा लेते हैं। अभी console तो वहाँ पे ऑलरेडी हमने लगाया हुआ है ना, कैसे कॉल करवाएंगे? ये गेट ऑल आ रहा है, ठीक है।
और यहाँ पे देखो इसका जो राउट बन गया @services करके बन गया, ठीक है। और ये गेट ऑल जो है हमारे पास, फिलहाल के लिए अभी हमने सिर्फ कॉल करना उसको, ठीक है। और यहाँ पे जब हम इसको रीलोड करते हैं स्लैश प्रोडक्ट्स को, तो ये देखो ये एरे प्रिंट हुआ है, यहाँ पे एम्प्टी एरे, सही है। इसका मतलब ये है कि जो फाइल के अंदर मैंने एम्प्टी एरे रखा था अभी, ये वहाँ से आ गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, फिलहाल अभी ये जो मेरा प्रोडक्ट्स है, इस पूरे एरे को यहाँ से करूँगा कट, और कट करने के बाद इसको मैं रख दूंगा कहाँ पे, products.json के अंदर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये क्योंकि ऑब्जेक्ट है, जेसन नहीं है, इसलिए ये एरर दे रहा है, ठीक है। क्या करेंगे उसको जेसन बनाने के लिए, इन सबको डबल कोट्स के अंदर रखेंगे। तो इसके अंदर हमारे पास ये product.json के अंदर, अब अगर हम वहाँ पे आते हैं और फिर से रीलोड करते हैं, तो ये आ गई हमारे पास प्रोडक्ट्स। अब यहाँ पे हमने ये करना है कि ये जो product.js के अंदर हम यहाँ पे डेटा को लॉग करवा रहे थे, लॉग करवाने के बजाय अब क्या करेंगे, यहाँ से रिटर्न करवा देंगे, ठीक है भाई। अब रिटर्न करवाएंगे तो ये जो प्रोडक्ट्स है हमें कहाँ मिल जाएगा, ये जो कांस्टेंट प्रोडक्ट्स इक्वल्स टू, इसको हम यहाँ रख सकते हैं। अब क्या हो गया, हमारा डेटा सारा एक जगह पे आ गया, हमने उससे डेटा मंगवा लिया, क्लियर है। और यहाँ पे सही है भाई, वो चीज़ वैसे ही चल गई, क्यों, अब जो डेटा आ रहा है वो हमारे पास जेसन फाइल के अंदर से निकल के आ रहा है, ठीक है। हमने कहीं पे भी हार्ड कोड नहीं किया हुआ, सही है। अच्छा, अब इसके बाद हम वापस आते हैं डायनामिक वाला जो हमने बनाया था यहाँ पे, ठीक है। अब डायनामिक के अंदर हमें भाई एक चीज़ तो क्लियर है कि हमें बल्कि एक काम ये करते हैं कि डायनामिक के अंदर कचरा वहाँ पे करने से बेहतर है हम अपनी सर्विस के अंदर वापस आते हैं। यहाँ पे जैसे हमने गेट ऑल बनाया ना, एक और फंक्शन होगा जो कि क्या होगा, गेट बाय आईडी कर लेते हैं, ठीक है। और इसके पैरामीटर में इसको क्या मिल जाएगी, आईडी, ठीक है। अब ये जो आईडी है मेरे पास यहाँ पे डेटा है, ठीक है। या फिर हम ये कर सकते हैं कि पूरी डुप्लीकेशन को हटाने के लिए यहाँ पे डेटा की जगह पे हम यहाँ पे गेट ऑल करके डेटा मंगवा लेते हैं, क्योंकि पूरा डेटा तो हमें चाहिए ना यहाँ से। अब हम क्या करेंगे, डेटा में से फ़िल्टर करवाएंगे, जो हमारी आईडी से मैच कर रहा है उसको भेज देंगे। अच्छा, फाइंड कैसे करें एरे के अंदर से, हमें आईडी के जरिए आईडी के ऊपर फाइंड करना है, एरे में से कैसे फाइंड करेंगे, फाइंड यूज़ करेंगे। फ़िल्टर होता है जब आपको उम्मीद हो कि आपके पास मल्टीपल मैचिंग आ सकती हैं, ठीक है, उस टाइम पे फ़िल्टर। लेकिन अभी मुझे पता है कि यहाँ पे आईडी के ऊपर मैं कर रहा हूँ, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि एक ही मिलेगा मुझको, तो मैं यहाँ पे फाइंड करूँगा, ठीक है, डेटा डॉट फाइंड, ठीक है। अब फाइंड के अंदर क्या मिलता है, एक एक करके मुझे क्या मिलेंगे, सारे प्रोडक्ट्स मिल जाएंगे, जिसको मैं पी के ऊपर ले लेता हूँ, ठीक है, पी के नाम से। और अब ये जो मैंने क्या यहाँ पे चेक करना है, रिटर्न क्या होना चाहिए, पी डॉट आई डी ट्रिपल इक्वल्स टू आई डी, सही है। यानी जो आईडी मैं भेज रहा हूँ, अगर वो पी की आईडी के साथ मैच करती है तो मतलब वो यहाँ से जाएगा ट्रू, और फाइंड में हो जाएगा ट्रू, और यानी फाइंड को पता चल जाएगा कि भाई यही वो प्रोडक्ट है जो कि मुझे चाहिए। और इसको मैं और सिंपल करने के लिए क्या कर सकता हूँ, ये पूरा हटा दूंगा और ऐसे रख दूंगा। और ये जो डेटा डॉट फाइंड से जो भी मुझे फाइंड मिलेगा, मैं क्या करूँगा, उसको रिटर्न करवा दूंगा, एक ऑब्जेक्ट रिटर्न करेगा जो भी उसको फाइंड में मिला है वो, ठीक है, जिसके अंदर ये कंडीशन ट्रू हो गई थी वो वाला ऑब्जेक्ट। अब ये जो गेट बाय आईडी है, इसको मैंने कॉल कराना है कहाँ पे, यहाँ पे, गेट बाय आईडी, इसको कॉल करा लेते हैं और उसको क्या पास करेंगे, अपनी प्रोडक्ट आईडी, ठीक है। और ये जो प्रोडक्ट आईडी है, इसको एक काम करते हैं, कांस्टेंट बना लेते हैं, प्रोडक्ट इक्वल्स टू, ठीक है। और यहाँ पे उसको भेज देते हैं। अब इसके अंदर और बहुत सारे काम हो सकते हैं, यानी कि हम कोई इफ चेक वगैरह लगा सकते हैं कि प्रोडक्ट मिली भी है कि नहीं, यानी यूज़र ने अगर कोई ऐसी आईडी भेज दी तो उसकी बेहाफ पे अगर हम कुछ और एरर रिस्पॉन्स वगैरह करना चाहें, सब हम कर सकते हैं, ठीक है, इफ एल्स के चेक लगा के।
तो यहाँ पे आगे प्रोडक्ट्स के अंदर मैंने किया प्रोडक्ट्स। अब मुझे ID 1 पे चाहिए कुछ, ठीक है, तो मैं प्रोडक्ट्स के आगे /1 लिख दूंगा। तो मुझे डेटा नहीं मिला। क्यों नहीं मिला? हम कंसोल करवा के देख लेते हैं कि हमें प्रोडक्ट ID मिल रही है कि नहीं मिल रही। मैं यहाँ पे आता हूँ, इसको रीलोड करता हूँ और प्रोडक्ट ID के अंदर मुझे 1 मिल रहा है। इट मीन्स कि हमने क्वेरी तो सही लगाई है, क्वेरी के अंदर डेटा हमें आ रहा है ना /1 के, ठीक है। और ये प्रोडक्ट के ऊपर यहाँ पे मैच क्यों नहीं कर रहा पता है? अगर मैं यहाँ पे टाइप ऑफ प्रोडक्ट ID कर दूँ, तो मैं यहाँ पे इसको रीलोड करता हूँ और ये आ गया क्या है, स्ट्रिंग। लेकिन हमारी जो जेसन फाइल है उसमें नंबर। और यहाँ पे क्योंकि मुझे पता है कि जब हम लगाते हैं =2, ठीक है, तो क्या करता है, टाइप चेक करता है। इसके लिए फिर अब मैं क्या करूँ, यहाँ पे ये जो ID आ रही है, ठीक है भाई, अब रीलोड करें, सही। और इसी तरीके से अगर प्रोडक्ट्स के आगे मैं अब क्या लगा दूँ, 2, तो वो मुझे सेकंड प्रोडक्ट ला के देगा। अच्छा भाई, ये सारा काम हो गया। अब हमने एक API और बनानी है जो कि ऐड करेगी प्रोडक्ट को डेटा को, ठीक है। प्रोडक्ट के डेटा को ऐड करने के लिए जाहिर सी बात है हम एक क्या कहते हैं, एक तो फाइल बना सकते हैं अलग, ठीक है। लेकिन फाइल से बेहतर ये है कि क्योंकि हमारे जो प्रोडक्ट, जो कोई भी API होती है ना, API उसका URL बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है। जैसे कि REST APIs होती हैं, REST का नाम सुना है, ठीक है। REST APIs के अंदर एक रूल फॉलो होता है। रूल ये फॉलो होता है कि आपकी जो भी गेट पोस्ट वो होंगी ना, वो सारी स्लैश के ऊपर, उसी के ऊपर चलनी चाहिए जो भी आपका एक सिंपल URL है। जो मेथड्स जो डिफाइन होंगे उसकी बिहाफ पे आप अलग अलग काम परफॉर्म करोगे। यानी API का जो URL है वो सेम रहना चाहिए हर रिक्वेस्ट के लिए, चाहे वो रीड हो, चाहे वो क्या कहते हैं ऐड हो, चाहे वो डिलीट हो, कुछ भी हो। सिर्फ क्या होगा, आपने उसके मेथड के ऊपर डिफर करना है, ठीक है। तो हमने हमारे पास प्रोडक्ट्स के अंदर /index की अगर हम देखें तो हमारे पास गेट के अंदर हम क्या कर रहे हैं, गेट ऑल कर रहे हैं। तो उसूलन क्या होना चाहिए था, पोस्ट के ऊपर ऐड होना चाहिए था। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नीचे एक एल्स इफ की कंडीशन भी ऐड करेंगे। उसमें क्या आ जाएगा, रिक्वेस्ट डॉट मैथड अगर हमारे पास पोस्ट हो, ठीक है, सही है भाई। अच्छा, अब रिक्वेस्ट डॉट मैथड जब हमारे पास पोस्ट होगा, ठीक है, तो हमारे पास एक प्रॉब्लम ये नहीं आएगी कि अब हमें डेटा भी तो चाहिए। पोस्ट के अंदर जो डेटा होता है वो तो सारा हिडन आता है ना। बताया था ना मैंने आपको कि जो पोस्ट की जो रिक्वेस्ट होती है उसमें जो डेटा आता है हमारा, वो URL के अंदर रख के नहीं आ रहा होता, ठीक है। वो आप एक अलग से कोई जेसन ऑब्जेक्ट वगैरह भेजते हो। अच्छा, अब वो जो डेटा हमें मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, वो रिक्वेस्ट के अंदर मिलेगा। रिक्वेस्ट के अंदर हमारे पास चीज़ होती है रिक्वेस्ट डॉट बॉडी, ठीक है। वो डेटा हमें मिलेगा किसमें, बॉडी के अंदर। बॉडी के अंदर से वो डेटा हमने निकालना है, उसको वैलिडेट करना है और उसको रख देना है कहाँ पे, वापस जेसन फाइल के अंदर। लेकिन जेसन फाइल के अंदर डेटा को ओवरराइड नहीं करवाना, ठीक है। कैसे रखना है, पहले पुराना डेटा मंगवाना है और उसके एरे के अंदर पुश करना है और फिर नया डेटा को रखना है, ताकि पुराना वाला भी रहे और जो अभी हम ऐड कर रहे हैं वो भी आ जाए। अब यहाँ पे जब हमारे पास पोस्ट होगा तो हम यहाँ से डायरेक्टली तो रिक्वेस्ट ब्राउज़र के ज़रिए तो कर नहीं सकेंगे, क्योंकि ब्राउज़र के URL पे जितनी भी रिक्वेस्ट जाती है वो सारी की सारी गेट की रिक्वेस्ट होती हैं। तो पोस्ट की रिक्वेस्ट के लिए हमें कुछ ऐसा करना पड़ेगा कि हम पेजेस के अंदर जाके वहीं पे हम कोई फैच वगैरह अपना लिखें और उसके ज़रिए डेटा को भिजवाएं, सही है। पोस्ट की, या तो फिर हमारे पास एक सॉफ्टवेयर होता है उसको हम कहते हैं पोस्टमैन, ठीक है, बहुत फेमस है। उसके ज़रिए हम APIs को चेक कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब मैं क्योंकि आपको दोनों चीज़ें दिखाना चाह रहा हूँ, पोस्टमैन इसके अंदर इंस्टॉल्ड है ऑलरेडी, ठीक है, तो पोस्टमैन से काम आसान हो जाएगा। और अगर नेक्स्ट डे से करूँगा तो मुझे अभी आपको फैच API बना के दिखानी पड़ेगी। फैच में आपको ऑलरेडी बना के दिखा चुका हूँ कैसे चलता है ना। तो हम काम ये करते हैं, आपको पोस्टमैन का आइडिया नहीं है तो मैं आपको पोस्टमैन बता देता हूँ। हम ओपन करेंगे पोस्टमैन को, ठीक है। अच्छा, रिक्वेस्ट का मेथड हमारा कौन सा है, पोस्ट का। लेकिन API हमारी क्या बनेगी, /API/प्रोडक्ट्स, क्योंकि हमने उसी index.js की फाइल के अंदर ही काम किया है ना। तो हम ये लोकल होस्ट 3000 /API/प्रोडक्ट्स को करते हैं कॉपी, ठीक है। और यहाँ पे आते हैं हमारे पास
ये हमारे पास URL आ रहा है, इसकी जगह पे हम रखेंगे /API/products। ठीक है, अब ये रख दिया। अब यहाँ पे हमारे पास आपको ड्रॉप डाउन दिख रहा है, गेट सिलेक्ट हुआ हुआ इसमें, इसको हम क्या कर देंगे, पोस्ट, क्योंकि हमने रिक्वेस्ट भेजनी है पोस्ट की। और मैंने यहाँ पे एक काम ये करना है कि console.log करवा लेना है request.body, और यहाँ से सिंपली response.json करवा देते हैं अभी के लिए, रिटर्न के साथ रख देते हैं। ठीक है भाई, यानी मुझे बॉडी को रिस्पॉन्स कर दे और बाकी वही प्रोडक्ट जो है वो रिटर्न कर दे पोस्ट की रिक्वेस्ट के ऊपर। ठीक है, तो बॉडी के अंदर जो भी मैंने डेटा भेजना होता है मैं आऊँगा यहाँ पे बॉडी के टैग में। ठीक है, बॉडी पे हम आएंगे रॉ में और टेक्स्ट को सिलेक्ट कर लेंगे, जेसॉन कर लें। ठीक है, और यहाँ पे अब हम डेटा अपना भेज सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैं अभी जो डेटा है मेरे पास वो कुछ इस तरह का डेटा मैं भेज देता हूँ। अब इसको सेंड करते हैं, हमने डेटा भेजा और यहाँ से जो रिस्पॉन्स आया है वो कुछ अजीब सा आया है। क्यों एरर आ रहा है? एरर हमें हमारे पास प्रिंट हो गया होगा यहाँ पे। ठीक है, अच्छा ये कह रहा है कि यहाँ पे इसको वो जो प्रोडक्ट्स है वो मिला ही नहीं। ठीक है, क्यों नहीं मिला? क्योंकि प्रोडक्ट्स गेट ऑल हमने यहाँ पे किया था। अब एक काम करते हैं ये कि कोई भी डमी डेटा ऑब्जेक्ट, एम्प्टी ऑब्जेक्ट रख देते हैं फ़िलहाल। ठीक है, और यहाँ पे आते हैं और सेंड करते हैं, तो वो एम्प्टी हमारे पास आ गया। ठीक है, और अगर हम बॉडी को चेक करें तो ये देखो, बॉडी ने हमें वो जो डेटा हमने वहाँ से भेजा था वो प्रिंट यहाँ पे कर दिया। सही, तो इट मीन्स कि हम वहाँ से जो भी डेटा चाहें वो जेसन में भेज के यहाँ पे request.body के अंदर उसको गेट कर सकते हैं। सही है, अब वो ये जो request.body के अंदर जो डेटा मिल रहा है ये मैं पास करूँगा एक मेथड को जो कि मेरा अवेलेबल होगा सर्विसेज के अंदर। ये जो हमने गेट बाय आईडी बनाया था, अब हम क्या करेंगे, हम अब एक सेव का मेथड बनाएंगे। ठीक है, सेव के मेथड में आईडी हमें रिक्वायर्ड नहीं है, और गेट डेटा हम सारा पहले गेट कर लेंगे, गेट ऑल करके। और डेटा गेट करने के बाद अब मैंने क्या करना है, डेटा डॉट पुश। मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि सेव के मेथड में मुझे क्या क्या चीज़ें मिलेंगी। मुझे टाइटल मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन और प्राइस। आईडी मैं वहाँ से नहीं मंगवाऊंगा, फ्रंट एंड वाला ऐड करते वक्त मुझे आईडी नहीं देगा। आईडी मेरा सर्वर डिसाइड करेगा कि क्या होनी चाहिए। ठीक है, ताकि यूनिकनेस जो है वो मेरी बरकरार रहे, कोई प्रॉब्लम ना है। ठीक है, और आईडी निकालने के लिए मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ पता है, डेटा डॉट लेंथ। देखो अभी ये जो डेटा है हमारे पास उसमें कितना आईडी कहाँ तक जा रही है, इसमें आईडी कहाँ तक जा रही है 2 तक, और अगर इसकी लेंथ देखें अभी हम कितनी है 2। तो इट मीन्स कि अब जो नया आने वाला ऑब्जेक्ट होगा उसकी आईडी लेंथ +1 होनी चाहिए। ठीक है, 2 + 1 3। अब आईडी नेक्स्ट वाले की क्या होनी चाहिए 3। तो हम आ जाते हैं वापस सर्विसेज के अंदर और लेंथ +1। सही है, आईडी बन गई। उसके बाद फिर बाकी की जो चीज़ें हैं वो मैं सिंपली यहाँ पे, ठीक है भाई, टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस वो शॉर्ट हैंड के मेथड है, खुद ही सारी चीज़ें उठा लेगा। सही है ना। और ये जो टाइटल डिस्क्रिप्शन प्राइस है ये अब जो सेव है इसको मैं कॉल कराऊंगा सेव, और उसको पास कर दूंगा request.body, या request.body के अंदर से एक काम ये करते हैं कि टाइटल, बस समझ में आई मैंने क्या किया है, डिस्ट्रक्चर करके टाइटल डिस्क्रिप्शन और प्राइस निकाल लिया और उसको सेव को पास कर देते हैं। ठीक है, सेव को पास करने के बाद अब हम यहाँ पे जैसे ही वो डेटा आ जाएगा तो अब हम यहाँ पे भेजेंगे इसको डॉट स्टेटस 201। 201 का मतलब होता है एक्सेप्टेड। ठीक है,
यानी कि जो आप चीज़ आप भेजना चाह रहे थे वो हमने एक्सेप्ट कर ली है, ठीक है। और भेजना हमने यहाँ से 201 के बाद अब डॉट जेसन के अंदर कुछ भी नहीं है। तो अब मैंने यहाँ पे आ जाता हूँ और अब मैं मोबाइल की जगह मैं यहाँ पे रख रहा हूँ माइक डमी डेटा। आईडी मुझे भेजनी नहीं है तो मैं आईडी को हटा देता हूँ और प्राइस है इसके 200 USD और इसको कर लेते हैं सेंड। तो ये आ गया। अगर हम यहाँ पे स्टेटस देख रहे हो यहाँ पे 201 क्रिएटेड, ठीक है, आ रहा है। यानी कि वो जो हम डेटा हम चाह रहे थे वो हमारे पास हो गया है। अच्छा, अब सेव का हमने मेथड कॉल किया है और सेव ने यहाँ पे क्या किया, डेटा डॉट पुश किया है। उसमें जेसन में स्टोर कराया नहीं ना, तो जेसन में आया होगा डेटा नहीं। अब जेसन में क्या करना है, हमने स्टोर करवाना है, ठीक है। स्टोर करवाएंगे कैसे, एक तो पहले ये करेंगे, ठीक है। अब रीड फाइल की जगह क्या आ जाएगा, फाइल पाथ के अलावा अब हमें इसे एक चीज़ और भी देनी है, जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई डेटा, सही है। अब यहाँ से फिर से उसको सेव करते हैं, ये चल गया। और अगर हम अब आके देखें प्रोडक्ट्स डॉट जेसन के अंदर तो हमारे पास एक और प्रोडक्ट आ गई है और इसके अंदर आईडी, ये रही आईडी, ठीक है, टाइटल, डिस्क्रिप्शन, प्राइस, सारी चीज़ें। अब यही काम आप लोग फ्रंट एंड से करवा सकते हो फैच एपीआई के ज़रिए, जिसमें डेटा सेव हो रहा हो, ठीक है, डेटा गेट हो रहा हो, लिस्ट गेट हो रही हो। लिस्ट के बाद अगर हम /1 करके कोई डेटा को गेट करें किसी सिंगल प्रोडक्ट को, यानी डिटेल्स पेज के ऊपर आके, तो उसकी डिटेल्स आ रही हों। बहुत ईजी चीज़ है, ठीक है। एक बार आप घर पे जाओगे और ख़ुद से बना लोगे, आपसे हो जाएगा। लेकिन ये तो आपने बनाना है। इसके अलावा आपका असाइनमेंट भी एक असाइनमेंट ये है आप लोगों का कि वो जो मैंने आप लोगों को एक प्रोजेक्ट दिया है, जो ई कॉमर्स वाला जो मैंने आपको प्रोजेक्ट दिया है, अब आपको उसमें जितना भी डेटा वहाँ पे शो हो रहा है लिस्ट के अंदर, ठीक है, उसके लिए आपको लिस्ट की एपीआईज बनानी है, ठीक है, और एपीआई से ही वो सारा डेटा रेंडर होगा। अब इसके अंदर एक मज़े की बात जो कि मैं आपको बताना भूल गया, वो भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि अगर आप ये जो एपीआईज आपने बनाई हैं, अगर आप यहाँ पे आते हो और फैच के अंदर यूज़ ना करो, अगर आप इसको डायरेक्टली गेट सर्वर साइड प्रॉप्स के अंदर या गेट स्टैटिक प्रॉप्स के अंदर अगर आप इसको यूज़ करना चाहो तो आपको फैच की भी ज़रूरत नहीं है। आप डायरेक्टली अपने फंक्शंस को इंपोर्ट करा के भी यूज़ कर सकते हो। जो आपने गेट ऑल का फंक्शन बनाया ना, वो वहाँ पे इंपोर्ट होके भी चल जाएगा। देखते हैं कैसे। ये जो फॉर एग्जांपल ये जो मेरे पास इंडेक्स का पेज है, ठीक है, इंडेक्स के पेज में मेरे पास यहाँ पे गेट सर्वर साइड प्रॉप्स चल रहा है, ठीक है। या बल्कि एक काम करते हैं, इसको बंद करते हैं और गेट स्टैटिक प्रॉप्स पे ये काम करते हैं। चलेगा दोनों पे, कोई मसले वाली बात नहीं है। अब मैं ये चाह रहा हूँ कि जो रिस्पॉन्स आ रहा है मेरे पास हो रहा था, ये बजाय इसके कि एपीआई वगैरह क्या है, बल्कि ये सारी हटा देते हैं, ठीक है। और यहाँ पे वो जो डेटा है मेरा, मैं उसको डायरेक्टली गेट ऑल कैसे कॉल करवा सकता हूँ, बस इस तरीके से यहाँ पे इंपोर्ट कर लिया गेट ऑल सर्विसेज से और यहाँ पे उसको बस आ जाएगा हमारे पास वो डेटा, ठीक है। कोई एपीआई तक आपको फैच करके कॉल कराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि वो ये जो हमारे पास गेट स्टैटिक प्रॉप्स होता है या गेट सर्वर साइड प्रॉप्स होता है, ये भी सर्वर का पार्ट है, ठीक है। और ये जो एपीआई है ये भी सर्वर का पार्ट है, ठीक है। तो आप एक ही सर्वर से अपने आप को ही एपीआई की रिक्वेस्ट क्यों भेजोगे, आप डायरेक्टली इंपोर्ट कर लो डेटा को। क्लियर हुई? इसलिए आप इसको डायरेक्टली यहाँ पे कॉल करा सकते हो गेट ऑल को। यहाँ पे मैं आपको करके दिखा भी देता हूँ, डेटा इक्वल्स टू गेट ऑल, और ये जो डेटा था इसको हम console डॉट लॉग करवा लेते हैं। और ये जो रिटर्न प्रॉप्स था इसको ऐसे रख लेते हैं। टाइटल और टू डूज़ की जगह पे हम, बल्कि टू डूज़ की जगह अब हम इसको कर लेते हैं प्रोडक्ट्स डेटा, और यहाँ पे प्रॉप्स के अंदर हमें मिल जाएगा प्रोडक्ट्स नॉट प्रोडक्ट्स, अगर ये आ रहा है तो फिर, और प्रोडक्ट्स डॉट मैप, एल के अंदर प्रोडक्ट्स डॉट मैप है, और यहाँ पे आ जाएगा हमारे पास प्रोडक्ट
प्रोडक्ट के अंदर आईडी है हमारे पास, तो वो की के तौर पे चल जाएगी, और टाइटल भी हमारे पास, टाइटल भी चल जाएगा। और ये टू डूज़ लिस्ट की जगह ये क्या बन जाएगा, प्रोडक्ट्स लिस्ट। और यहाँ पे अब हमने प्रोडक्ट्स डॉट लिस्ट कराना है, ठीक है। तो यानी अगर मैं लोकल होस्ट 3000 पे आता हूँ, तो ये कह रहा है ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड एज रिएक्ट चाइल्ड, टाइटल डिस्क्रिप्शन, सॉरी, प्रोडक्ट्स लिस्ट, ठीक है। अगर हम देखें तो ये आ गया मोबाइल टीवी माइक, सही है भाई। अब ये डेटा हमारी अपनी जेसन वाली जो फाइल थी उसमें से उठकर आ रहा है सर्वर के ज़रिए। अब आपने क्या काम करना है, आपने घर पे एपीआईज बनानी है, ठीक है। लिस्ट वाली एपीआई बनेगी, डिटेल वाली एपीआई बनेगी, 2 एपीआईज बनेंगी आपकी, ठीक है। ऐड वाली अभी आपने नहीं बनाओ, कोई मसला नहीं है, ठीक है। इसी तरीके से जेसन फाइल आप क्रिएट करोगे, और उसमें वो जो आपको यूआई वाला पेज मैंने दिया है उसमें जितना भी डेटा आपको सामने नज़र आ रहा है वो सारा डेटा आपने ऑब्जेक्ट की फॉर्म में रखना है, उसको उसी तरीके से स्ट्रक्चर करना है और उसको चलाना है। ये जो मेरा प्रोजेक्ट है इसको मैं गिटहब पे रख दूंगा। अगर सिंटेक्स के हवाले से या क्या कहते हैं कोई कोडिंग वगैरह के हवाले से हेल्प लेनी हो आप इससे ले सकते हो, लेकिन आपने करना लाजमी है